हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो साथियों जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन क्या है? सकारात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है। सकारात्मक जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? तथ्यों से, सुझावों से, या तथ्य सुझाव दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं। तो भाई जब सकारात्मकता की बात आती है तो वो तथ्यों पर जो है फोकस होता है, ना कि सुझावों पर। तो तथ्यों से आधारित इसका आंसर सही है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही रहेगा। ये 2023 के BH पेपर सेट में आ चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है? व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो या मैक्रो? ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, ये बात चल रही है। एक व्यक्ति की बचत, एक गृहस्थ का उपभोग, एक फर्म का कीमत स्तर, या अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। तो भाई यहाँ पर छोटे स्तर पर बात की जाती है व्यष्टि में। समष्टि, समष्टि और व्यष्टि, ये चीज़ आपको समझनी है। हिंदी में थोड़ा टिपिकल वर्ड्स हैं, बाकी समझने की बात यही है कि वहाँ जहाँ पर एक छोटे से स्तर पर बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक विशेष की बात हो रही है, परिवार की बात हो रही है, तो इसका मतलब है व्यष्टि। और जहाँ पर देश की बात हो रही है, विदेश की बात हो रही है, और बड़े बड़े स्तरों की बात हो रही है, वहाँ पर आता है हमारा समष्टि। तो भैया यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा इनमें से जो उदाहरण नहीं है वो दूसरे का डी ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, असंगत को छाटिए, यानी कि इनमें से जो अनमैच्ड है उसको हमें छाटना है। जूता तथा मोजा, कार और पेट्रोल, चावल चपाती, मेज और कुर्सी। तो इनमें से क्या चीज़ भाई सही नहीं बैठ रही है, ये आपको बताना है। जूते का मोजे के साथ संपर्क है? बिल्कुल है जी। कार और पेट्रोल का एक दूसरे से संबंध है? बिल्कुल है जी। चावल और चपाती का संबंध नहीं है, मेरे को चावल और दाल का संबंध दिखाई देता है, चावल और चपाती का कोई संबंध नहीं लगता। ठीक। मेज और कुर्सी का भी संबंध है। तो ये यहाँ पर आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन 2022 में ये क्वेश्चन पेपर में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? यदि जिसको याद होगा तो वो इसका आंसर दे पाएगा, और अगर ये भी याद नहीं है तो आपने पता नहीं क्या तैयारी की हुई है। JB से नो माल्थस, नो एडम स्मिथ, रिकार्डो। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एडम स्मिथ या रिकार्डो में, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट नहीं करनी है क्योंकि इसका आंसर है एडम स्मिथ। भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? मानवीय आवश्यकता यानी कि जो हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसको हम संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहेंगे? उपयोगिता कहेंगे, उपभोग कहेंगे, उत्पादन कहेंगे, या कीमत कहेंगे? देखिए यहाँ पर थोड़ा शिक्षाएं चलाने का काम है, दिमाग चलाने का काम है। उत्पादन यानी प्रोडक्शन होता है, यानी उत्पादन तो इसका आंसर होगा नहीं। कीमत यानी कि प्राइस इसका आंसर नहीं होगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन, उपयोगिता और बचता है उपभोग। उपभोग का तो मतलब होता है कंज्यूम करना, कंज्यूम करना। तो कंज्यूम करने का मतलब यहाँ संतुष्टि से नहीं हो रहा है, लेकिन उपयोगिता एक बेहतरीन वर्ड दिखाई दे रहा है जो इस पर सुटेबल बैठता है। यूटिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे क्या कहते हैं? भाई बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन ये हमारे MCQs हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे। भाई किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे, उस वस्तु की क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। उस वस्तु की मांग कहा जाता है। खरीदने की इच्छा नहीं कहेंगे भाई, वस्तु की मात्रा नहीं कहेंगे, वस्तु की पूर्ति नहीं कहेंगे, वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पर। एक वक्र जिस पर सभी बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अंग्रेजी में तो कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अंग्रेजी में शब्द की तो यहाँ होगा अंधिमान वक्र। इसे अंधिमान वक्र कहा जाता है। मांग वक्र नहीं कहेंगे, कीमत रेखा नहीं कहेंगे, उत्पादन रेखा नहीं कहेंगे, अंधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व। ओके साथियों, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सामान्यतः एक अनधिमान यानी तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर को उठता है। एक्स वाई अक्ष के समांतर होता है, मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है और मूल बिंदु के प्रति अवतल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 को आप सही से समझिए। क्या
एक अनधिमान यानी इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो बाएं से दाएं को ऊपर उठता है क्या, ये चीज़ आपको समझनी है भाई। इंडिफरेंस कर्व है यानी उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, ऊपर नीचे तो वो जा नहीं रहा। ठीक। वाई अक्ष के समांतर होता है, बिल्कुल नहीं। मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है वो, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग, भाई संतुलन में कब होगा बाजार, जब वस्तु की मांग वस्तु की आपूर्ति से कम होगी। अगर मांग आपूर्ति से कम होगी तो बताइए क्या बाजार संतुलन होगा, मेरे को नहीं लगता। बात करेंगे अगर आपूर्ति से अधिक होगा तो भी बाजार संतुलन नहीं होगा। यदि उस बाजार में मांग और आपूर्ति दोनों बराबर होंगी तभी बाजार संतुलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर। बात करते हैं विलासिता की वस्तुआं। विलासिता का मतलब होता है जो वस्तुएं हम अपनी लाइफ स्टाइल के तौर पर यूज़ करते हैं। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। मांग की कीमत लोच, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य या अनंत। तो भाई यहाँ पर बात समझने की, विलासिता की वस्तुओं की मांग जो है उनकी कीमत लोच में क्या मतलब कैसी होगी उनकी कीमत लोच। तो यहाँ पर आपको बता दूं, इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य या अनंत। तो वहाँ इकाई से अधिक होगी, क्यों, क्योंकि भाई विलासिता की वस्तुएं जो प्रयोग करेंगे उनका यूनिट से ज़्यादा जो है लोच आएगी। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चनों पर। भारत में पाई जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है भाई, आपको पता ही है किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है भारत के अंदर। तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यहाँ पर पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि कर्व, प्रोडक्शन का जो संभावना वक्र है वो क्या है, एक्स अक्ष की ओर नतोदर होता है, वाई एक्स अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर मतलब पॉजिटिव, नतोदर मतलब नेगेटिव। एक्स अक्ष के समांतर होता है या एक्स अक्ष के लंबवत होता है। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, उत्पादन संभावना। तो जो संभावना है उत्पादन की वो नेगेटिव जाएगी। ठीक है भैया, यानी एक्स अक्ष की ओर नतोदर होता है वो। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। 13वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो या उपयुक्त सभी। तो आप अगर इन क्वेश्चनों के ऑप्शन पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ये उपयुक्त सभी आंसर दिखाई देगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। किस स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। असीमित आवश्यकताएं, बिल्कुल सही बात है। सीमित साधन, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, माइक्रो, ठीक है या मैक्रो आप खुद बताएंगे। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, 15वां क्वेश्चन व्यक्तिगत इकाई के बारे में, क्योंकि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया है इसके बारे में। व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया था भैया, व्यष्टि के अंतर्गत आप बड़े बड़े स्तर पर इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ते हैं, आप एक व्यक्ति की, एक परिवार की और एक विशेष समुदाय के विषय में बात करते हैं। तो बड़े स्तर पर नहीं हो रही, यहाँ पर व्यक्तिगत इकाई की बात हो रही है। राष्ट्रीय आय तो पूरे देश की बात हो रही है, नहीं होगी। आर्थिक समग्र के बारे में भी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। 16वां क्वेश्चन आपके लिए ले हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या ये सभी। तो भैया यहाँ तो ये सभी आंसर होगा इसका। 17वां क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं
व्यष्टि तथा समष्टि में किसने विभाजित किया? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने विभाजित किया? मार्शल ने, कीन्स ने, रैगनर फ्रिश ने या रॉबिन्स ने? तो भाई हमने अगर मैंने पढ़े हैं सही से इकोनॉमिक्स को, तो कीन्स वगैरह तो यहाँ पर आप देखिए दिमाग में आएगा नहीं आपके। कीन्स ब्याज से रिलेटेड बात है। रॉबिन्स और मार्शल में से कोई हो सकता है, या रॉबिन्स और मार्शल के बारे में भी कुछ आपको अलग सा आ रहा है? भाई बात क्या है ना, जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी है कभी कभी वो इसका आंसर बन जाता है। और 17वें क्वेश्चन का आंसर है रैगनर फ्रिश। शायद ही आपने पढ़ा हो, मैंने भी पढ़ा हो। नियामक अर्थशास्त्र यानी कि रेगुलेशन, रेगुलेटरी अर्थशास्त्र संबंधित है अर्थशास्त्रियों की राय से, क्या होना चाहिए उससे, या ए और बी दोनों से? 18वां क्वेश्चन, इसका आंसर बनेगा क्या होना चाहिए से, क्योंकि रेगुलेशन में रूल और रेगुलेशन की बात होती है, राय वाय का चक्कर नहीं है भाई। यहाँ क्या होना चाहिए उससे, इसके बारे में जो है बात की जा रही है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? भाई देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का विषय कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय आय, मांग का नियम, विदेशी विनिमय, सार्वजनिक व्यय। तो अब अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। राष्ट्रीय आय पूरे राष्ट्र की बात कर रहा है, सार्वजनिक के बारे में भी हम सरकार से रिलेटेड यानी कि पब्लिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और विदेशी तो बहुत ही बड़े लेवल पर हो गया। ये तीन ऑप्शन इसके नहीं होंगे, मांग का नियम यहाँ पर सही आंसर होगा। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? कपड़ा उद्योग का, बेरोजगारी का, प्राथमिक क्षेत्र का, या ये सभी? तो भाई इसमें तो आंसर तुम्हें पता ही है क्या होना चाहिए, आप ये सभी टिक मार रहे होंगे लेकिन ये सभी इसका आंसर नहीं है। कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, प्राथमिक क्षेत्र, या ये सभी? दिमाग लगाओ दोस्त। प्राथमिक क्षेत्र तो हो गया प्राइमरी जो हमारा फील्ड है या प्राइमरी रीजन है, ठीक, प्राइमरी सेक्टर हो गया। बेरोजगारी का तो मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर हो गया। कपड़ा उद्योग छोटा स्तर हो गया, व्यक्तिगत बात है। तो इसका आंसर भी भाई यही है, कपड़ा उद्योग। 21वां क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि भाई बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है? मांग की शक्ति, सरकारी योजनाएं, मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियाँ, या पूर्ति की शक्ति? तो बताइए बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण कौन करती है? मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियाँ। भाई साहब मांग और पूर्ति दोनों की शक्तियाँ ही करेंगी यहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन को लेकर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 22 2023 के बीजी सेट में आ चुका है। 22 में क्या बात है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? उपभोग यानी कंज्यूम करना, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करना, विनिमय यानी कि एक्सचेंज, और ये सभी? भाई कौन सा आंसर होगा इसका? तो ये तीनों ही आर्थिक क्रियाएं हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी समस्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं? केंद्रीय यानी कि बड़े स्तर की, यानी कि एक देश के लेवल की कहें तो कौन सी समस्या नहीं होगी? किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए? भाई छोटे स्तर की बात है ये तो। अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे अपना जो है कोई भी इनिशिएटिव ले पाएंगे? इन वस्तुओं के उत्पादन में किस विधि को अपनाया जाए? ये भी छोटे स्तर की बात है। किस उत्पाद का आयात किया जाए? भाई बहुत बड़ी बात है। आयात यानी कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर बाहर से कोई चीज़ आप मंगा रहे हैं तो ये तो आपको बहुत ही पहले और बहुत ही बड़े लेवल पर सोचने की ज़रूरत होगी। तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये तो बहुत छोटी बात है। लेकिन आयात किस चीज़ का करना है ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो इसका आंसर होगा। तो भैया ये आपके क्वेश्चन थे 23 जो इकोनॉमिक्स में आपको कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तैयारी करते रहें, बताते रहें कि आपका मार्गदर्शन या फिर आपकी हेल्प हम किस तरह से कर सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।